साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों अपन ने जो सीटेट 2011 में जो फर्स्ट पेपर था उसका जो सॉल्यूशन मैंने इससे पिछला जो वीडियो उसमें करवा दिया है और आज मैं बात कर रहा हूँ जो सेकंड पेपर है उसकी। तो चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है इसमें, देखिए बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को समझने में, ब यहाँ पे शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, स शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, और द यहाँ पे शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है स शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। हमारे लिए जो भी सिद्धांत है, विकास के सिद्धांत है, इसको समझकर हम वो किस अवस्था में उसके अनुरूप ही हम शिक्षण विधियां को काम में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। है इसमें सही हो सकता है, ब लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, स बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, और द इसमें ये सभी सही है। इसका राइट आंसर आपको पता है कि मनोविज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा बुद्धिमान होते हैं, कमज़ोर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विभिन्न अध्ययनों में यह पाया गया है कि लिंग के आधार पर बुद्धि का कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह है ब, लैंगिक पूर्वाग्रह को यह प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके जो पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? आपके सामने ऑप्शन है, उस पर हमेशा नजर रखेंगे, ब उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा सही दिशा में संचालित करेंगे। स यहाँ पे उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, और द यहाँ पे इरफान को खिलौनों से कभी भी खेलने नहीं देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए बालक जो जिज्ञासु है इसके कारण वह खिलौनों से तोड़फोड़ कर रहा है, तो हम उसके जो जिज्ञासु स्वभाव है उसको हम क्या करेंगे, देखिए प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है, वो उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करता है? आपके सामने ऑप्शन है, सीखने के लिए आकलन, ब आकलन का सीखना, स यहाँ पे आकलन के लिए सीखना, और द यहाँ पे सीखने का आकलन। देखिए सीखने, एक तो होता है सीखने के लिए आकलन, ठीक है, एक होता है यहाँ पे सीखने का आकलन, ठीक है। यहाँ पे बात यहाँ पे ये दोनों ही नहीं है, ठीक है। सीखने के लिए आकलन है वो अपन कह सकते हैं रचनात्मक, वो क्या है, रचनात्मक। और सीखने का जो आकलन है, ठीक है, वो आता है किसके, योगात्मक की श्रेणी में। तो रचनात्मक जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, सुधारात्मक। उसका उद्देश्य क्या होता है, सुधारात्मक होता है। तो यहाँ पे देखिए वापस आने के बाद, भ्रमण पर आने के बाद वो चर्चा करती है, चर्चा का जो उद्देश्य है वो क्या है, वो है सुधारात्मक। तो सुधारात्मक किस में आता है, रचनात्मक के अंतर्गत। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि। आपके सामने ऑप्शन है, शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषता होती है और न समान लक्ष्य। देखिए सभी में कोई ना कोई समान विशेषता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कथन क्या हो गया, ये कथन इसमें गलत हो, क्योंकि यहाँ पे समानता होती है जबकि इसमें क्या कोई समानता नहीं होती है। फिर इसमें सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्वयं में विशिष्ट से पूछा गया है। फिर एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, ये भी गलत है। और यहाँ विशिष्टता से मतलब क्या है, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता और रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। विशिष्टता देखिए कई समानताएं हो सकती है। यहाँ पे देखिए कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता और रुचि प्रतिभाओं में एक समान, यानी यहाँ पे भी देखिए पूरा नहीं लिखा गया है पेपर में, सभी स्तरों, इसमें क्या लिखा जाना चाहिए, सभी स्तरों पर
समान नहीं होते। इससे क्या ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ज़्यादा और भी सटीक हो जाती। देखिए सभी में कुछ ना कुछ समानताएं हो सकती है, रुचि में दो लोगों की रुचियां समान हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उसके जितने भी क्षेत्र है सभी में सभी जो प्रतिभा है उसकी योग्यता है सभी उसमें समान हो। कोई ना कोई उसमें भिन्नता अवश्य मिलेगी। इसी का कहने का मतलब यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, उसमें कई समानताओं के बावजूद कोई ना कोई विभिन्नता अवश्य होती है। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ विशिष्टता से मतलब क्या है, यूनिकता। विशिष्ट अपन कर सकते हैं इसको यूनिक, यानी कई समानताओं के बावजूद भी हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई विभिन्नता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है, आपके सामने ऑप्शन है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, ब मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, स एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, द प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। इसका जो राइट देखिए, सृजनात्मक उत्तरों के सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है मुक्त उत्तरों वाले प्रश्न, यानी उन प्रश्नों की कोई क्या है, सीमा नहीं होनी चाहिए, लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ताकि बालक क्या है, मुक्त रूप से अपनी अभिव्यक्ति कर सके। क्या कर सके, मुक्त रूप से अभिव्यक्ति। ठीक है, तो ये चीज क्या करती है, बालक में सृजनात्मकता को पोषित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षार्थियों को खालिस्तान दीर्घ का इसमें रिक्त स्थान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, देखिए समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करना चाहिए, इसके लिए तो प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेना, इसके लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक जो कुछ पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करके और फिर कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने, ये भी चाहिए। तो लेकिन ये क्या है, इसमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 का, शिक्षक को जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को याद करने का जो है यहाँ पे मनोविज्ञान में नकारात्मक अपन इस वर्ड के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। देखिए मैंने बात की थी रचनात्मक जो आकलन होता है, अभी मैंने पहले भी बात की थी, उसका उद्देश्य क्या होता है, सुधारात्मक। क्या होता है, सुधारात्मक। अब देखिए सुधारात्मक होगा, हम कोई भी उसकी जो परीक्षा लेते हैं, कोई भी आकलन करते हैं, उनका उद्देश्य होता है सुधारात्मक, और ये चलता है वर्ष के दौरान, वर्ष समाप्ति के बाद में नहीं, वर्ष के दौरान। तो आप देख लीजिए कि वर्ष के दौरान चलने वाले कार्य कौन कौन से हैं, उनका संबंध किससे है, रचनात्मकता से या सुधारात्मक। देखिए मौखिक परीक्षाएं हैं, ठीक है, यहाँ पे मौखिक परीक्षा ली जाती है, और प्रश्नोत्तरी और खेल है, दत्त असाइनमेंट। दत्त कार्य का मतलब क्या है, असाइनमेंट। लेकिन ये जो सत्र परीक्षा यानी सत्र पूरा होने के बाद में जो परीक्षा ली जाती है वो सुधारात्मक नहीं। भाई एग्जाम जिसे वर्ष पूरा होने के बाद में हम उसकी कोई परीक्षा लेंगे तो उसमें क्या सुधार हो सकता है, फिर तो कुछ भी परिवर्तन संभव नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। किस रूप में देखा जाना चाहिए, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के एक संसाधन के रूप में, व विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। देखिए चुनौती कई जगह अपन यहाँ मनोविज्ञान में नकारात्मक लेते हैं डायरेक्टली। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, ठीक है, जटिल अनुभव ये भी देखिए नकारात्मक है। और फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, ये भी गलत। तो यहाँ पे क्या है, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा। बहुभाषिक विशेषता, देखिए विद्यालय में जो बालक आते हैं सामान्यतः अपन देखते हैं शहरों में जो बालक आते हैं वो विभिन्न भाषाई एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उनकी क्या होती है, अलग अलग होती है। ये हम सबको पता है, अलग अलग होती है। अब आपको मनोविज्ञान में ये भी इस रूप में भी सीटेट में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बालकों की जो भाषा या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग होती है तो क्या उनकी उस जो अनुभव होता है बालकों का उसको कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। तो मनोविज्ञान के अनुसार या एनसीएफ 2005 के अनुसार उनको कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, सभी बालकों को एक दूसरे की भाषा के कुछ शब्द उनको सीखने का मौका मिलेगा, और बालकों को भी अपनी जो अपन कह सकते हैं मातृभाषा है या अपनी पृष्ठभूमि उसके प्रति उसका जो दृष्टिकोण होगा वो सकारात्मक होगा कि हाँ हमारी भाषा, हमारी मातृभाषा का भी घर से बाहर भी इसका महत्व है, विद्यालय हो या कहीं और पे। तो यहाँ पे बहुभाषी विशेषता को क्या एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए। आपके सामने ऑप्शन है सघन अभ्यास कार्य, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों के विषय में बताना और वह समुचित उपचारात्मक कार्य। तो इसका राइट आंसर हो गया कि निदान होने के बाद में क्या है, उसका उपचार होना चाहिए। पहले क्या होता है, निदान होता है, उस निदान के आधार पे हमें क्या है, समस्या का वास्तविक कारण पता चलता है। निदान से हमें क्या चलता है, वास्तविक कारण का, और जब हमें वास्तविक कारण का पता चल जाता है तो हम उसके आधार पर क्या करते हैं, उपचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कब होता है। आपके सामने ऑप्शन है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, और द यहाँ पे व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है किशोरावस्था के दौरान। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है कब, किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 12, आनुवंशिकता को कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है। गौण, व यहाँ पे गत्यात्मक, से स्थिर और प्राथमिक। देखिए आनुवांशिकता जो है उसको हम, एक तो होता है वातावरण और एक होता है आनुवांशिक। तो आनुवांशिकता को हम क्या मानेंगे, स्थिर सामाजिक संरचना, और वातावरण के बारे में आ जाए तो हम उसको क्या मानेंगे, गत्यात्मक। क्योंकि वंशानुक्रम से हमें जो कुछ मिलता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। देखिए मैं इसको एक साधारण एग्जाम्पल से क्लियर करूँगा। जैसे बुद्धि जो है, हमको जो कुछ मिल गई है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको बुद्धि जन्म से ही मिल गई है कि औसत बुद्धि है, उसका जो औसत बुद्धि हो गई ये, ठीक है। अब उसको जो मिल गई वो यहाँ पे कभी प्रतिभाशाली नहीं हो सकता, ध्यान से समझना, प्रतिभाशाली नहीं हो सकता। क्यों, बुद्धि को जन्म जाता है, अपन सबको पता है बुद्धि क्या है, जन्म जाता है। तो वो बच्चा जो ये बच्चा है कोई ए, वो कहाँ तक जा सकता है, अधिकतम यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक जाने के लिए क्या चाहिए उसको, वातावरण चाहिए। अगर वातावरण अच्छा होगा तो उसकी बुद्धि का अधिकतम विकास यहाँ तक हो जाएगा, और अगर वातावरण अच्छा नहीं होगा तो जन्म से उसको बुद्धि तो ये मिली है लेकिन उसका विकास कहाँ तक रह जाएगा, यहाँ तक भी रह सकता है। तो वातावरण हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वंशानुक्रम, वातावरण दोनों के योगदान से ही हम अच्छी जो गुण हमें मिले हैं उनको उस स्थान तक पहुँचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। किससे बेहतर सीखता है, आपके सामने ऑप्शन है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा। देखिए अमूर्त तो आपको पता है वैसे ही फोर्थ स्टेज है, कौन सी स्टेज है, फोर्थ, ठीक है, जिसको अपन कह सकते हैं 11 से आगे या 11 से 15 वर्ष। चारों अवस्थाओं आपको सबको पता है, एक तो जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, और एक 7 से 11 वर्ष, और ये फोर्थ 11 से 15। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा और इंद्रियों के प्रयोग। यहाँ पे बात की गई पहली अवस्था, यानी इस अवस्था में बालक किसके द्वारा सीखता है, सबसे ज़्यादा इंद्रियों के द्वारा। इसीलिए बालक को जो भी खेल के माध्यम से उसको सिखाया जाना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ज्ञानेंद्रिय सक्रिय रहेगी, उतना ही बालक अधिगम कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। आपके सामने कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। नियम कैसे काम करता है, इससे स्पष्ट करने हेतु उदाहरणों को उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। यहाँ पे प्रश्न को ध्यान रखना है, क्या पूछा है, नहीं करता है, ये भी ठीक है, ये भी है। देखिए मैंने कहा अभी यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, तो ये इसमें क्या हो गया, ये इसका तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ये इसका। परिघटना, अवधारणा, कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को करना, तो ये भी समझ के लिए जरूरी है। कॉन्सेप्ट को समझना, अवधारणा को जो समझना वो जरूरी है। तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाता है, राइट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल देखिए अवलोकनीय, ऑब्जर्वेशन बेस्ड आधारित होता है, सीखने के लिए कौन से सिद्धांत से संबंधित है। देखिए अवलोकनीय व्यवहार आपको पता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्रेक्षणीय या ऑब्जर्वेशन थ्योरी भी अपन कह सकते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन थ्योरी किसकी है, बांडुरा की। सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत था अपन कह सकते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशियो लर्निंग थ्योरी। सामाजिक अधिगम सिद्धांत जब बांडुरा का वो किसके अंतर्गत आ जाता है, व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यताओं की उपलब्धि चाहती हो, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, बिल्कुल, और विशेष ध्यान के लिए अपने समकक्षों से अलग करना, ये नहीं, इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये भी चुनौती देना, सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए
और गैर शैक्षणिक आ जाते हैं खेलकूद, इनमें क्या अपने समकक्षों से अलग करना। देखिए ये इसके अंतर्गत नहीं होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है कि ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। देखिए आप छोटे बच्चों में सामान्यतः पढ़ने से संबंधित कौन कौन सी कठिनाइयाँ देखते हैं। आपके सामने ऑप्शन पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई बिल्कुल आती है, और ये भी आती है इसमें सुसंगत वर्तनी में कठिनाई और वर्ण एवं शब्द पहचान में भी कठिनाई। लेकिन गति एवं प्रवाह से संबंधित, क्योंकि बालक क्या अभी समझने में, शब्दों को समझने में, उसको जो शब्द को पहचानने में कठिनाई आ रही है, वर्तनी में कठिनाई है, लेकिन गति एवं प्रवाह से संबंधित कोई कठिनाई नहीं आती। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाता है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ठीक है, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। ठीक है, ये भी सही है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, बिल्कुल, लेकिन वे हमेशा सफल करते हैं, ये इसमें क्या हो गया, गलत है। तो ये कथन कौन सा इसमें सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, द, वह हमेशा सफल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन की ओर संकेत करता है, इसको बोलते हैं अपन सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना, और नेक्स्ट है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाई गई नियम विनिमय बनाना, स्व अनुशासन और नियंत्रण, और नेक्स्ट है इसमें अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। देखिए कई बार कुछ शब्द अपने समझ में नहीं आते तो उन पर ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो विशेष यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से दे रखा है, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण, मैंने कहा शब्द का अर्थ अपन को पता होना, सेल्फ रेगुलेशन। तो यहाँ पे अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी जो योग्यता है वो किससे संबंधित है, उसके सेल्फ रेगुलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। सीखने के जो लक्षण की बात की जा रही है यहाँ पे, सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। देखिए सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटती है। ठीक है, तो ये सही है इसमें। और व्यवहार का अध्ययन सीखना है। फिर है अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी एक कथन दिया हुआ था 2011 वाले में। अनधिगम क्या है, देखिए कि हमने जो कुछ सीखा है उस सीखे हुए को भुलाना, या तो वो भी एक प्रक्रिया है, वो क्या है, किसके अंतर्गत आती है, सीखने के हिस्से के अंतर्गत आती है। ठीक है, सीखना एक जो व्यवहार के मध्यस्थता करती है। ठीक है, तो ये भी सही है, लेकिन व्यवहार का अध्ययन सीखना, ये कथन इसमें क्या है, गलत है। व्यवहार में परिवर्तन है, वो क्या कहलाता है, सीखना। ठीक है, ये भी इसमें एक डाउट का है कि जैसे अपन कई बार विशेषताओं में देखा नहीं है कि मध्य, हालांकि चिंतन जरूर इसमें मध्यस्थता करती है, लेकिन बोर्ड ने भी इसमें जो है ये सही माना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, सिद्धांत के रूप में रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म। देखिए रचनावाद से संबंधित है, पियाजे है, वाइगोत्स्की है, ठीक है, ब्रूनर, ये सभी कंस्ट्रक्टिविज्म से संबंधित है। तो सबसे पहले बात करेंगे रचनावाद क्या है। रचनावाद है ज्ञान का निर्माण करना। रचनावाद का मतलब अब क्या है, ज्ञान का निर्माण करता है। अब सबकी अलग अलग धारणा है कि बच्चे किस रूप में ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे यहाँ पे देखिए दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। सूचनाओं को याद करने बिल्कुल नहीं है। शिक्षक की प्रभुत्व वाली भूमिका, प्रभुत्व या अपन कह सकते हैं इसको निरंकुशता, तो निरंकुशता बिल्कुल गलत है। मनोविज्ञान में प्रभुत्वशाली, हाँ अपन लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वो उचित मानते हैं, तो ये भी इसमें गलत हो गया। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित नहीं। रचनावाद क्या, ज्ञान के निर्माण पर अपन कह सकते हैं केंद्रित है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका राइट होता है। ठीक है, दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है, कौन है सृजनात्मक शिक्षार्थी, वह बुद्धिमान जरूरी नहीं है कि जो सृजनात्मक हो वह अपन कह सकते हैं प्रतिभाशाली या बुद्धिमान भी हो, बहुत बुद्धिमान हो। देखिए यहाँ पे परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करता है। ठीक है, और पार्श्व चिंतन ये अपन हर बार जरूरी नहीं है। और फिर पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान, पार्श्व अपन कह सकते हैं अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मक बालक की ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो यहीं पे ये सही हो गया। और ड्राइव पेंटिंग में बहुत विलक्षण, ये भी विशेषता, लेकिन बहुत विलक्षण इसमें ओवर प्रेशर अपन कह सकते हैं, तो यहाँ पे इसके अंतर्गत ये बात भी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अवधारणाओं। देखिए अवधारणा जो समझना एक तरीके का है कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझना।
अब अवधारणा को का जो विकास है किस पर आ गया, समझने की बात की जा रही है तो डायरेक्टली हो जाएगा बौद्धिक विकास, तो इनका इससे संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किस पर भिन्न होते हैं, यहाँ पे देखिए विकास की दर में, बिल्कुल ये है विकास क्रम में, विकास क्रम सभी का समान होता है। देखिए सबसे पहले बालक खड़ा होना सीखता है, ठीक है, उसके बाद में चलना सीखेगा, ठीक है, उसके बाद में दौड़ना सीखेगा, तो ये क्रम तो दुनिया में सभी बालकों के लिए समान है। विकास की सामान्य क्षमता में, तो सभी में सामान्य क्षमता होता है कि बालक, सभी बालक बोलते हैं, सभी बालक चलते हैं, सभी बालक खाते हैं, इनमें कोई विभिन्नता नहीं है, तो इसमें भी कोई विभिन्नता नहीं है। वृद्धि है विकास के सिद्धांत वो सभी पे लागू है। जो सिद्धांत जो है, देखिए बात यहाँ पे क्या है, विकास के जो सिद्धांत है, देखिए अपन कह सकते हैं कि सभी बालक है उनका विकास वर्तुलाकार के रूप में होता है कि नहीं है, इस रूप में उनका विकास होता है, तो सभी का होता है, ठीक है। सबसे पहले उसकी जो शेषावस्था में गति तीव्र रहती है, बाल्यावस्था में थोड़ी मंद होती है और किशोरावस्था में वापस से तीव्र हो जाती है, तो ये सभी के लिए समान है, तो ये भी है। तो इसमें क्या है, विकास की दर जो है वो सभी की समान नहीं होती है। जैसे अपन देखते कोई बालक पहले खड़ा हो जाता है, ठीक है, कोई बालक किसी के पहले दांत आ जाते हैं, किसी के बाद में दांत आते हैं, तो जो दर है वो सभी की अलग अलग हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 में है। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। देखिए उसका शारीरिक विकास जो स्वस्थ होना क्यों जरूरी है, विकास के सिद्धांत ये बात चल रही है, यह कथन गलत हो सकता है, ये कथन गलत नहीं हो सकता। पहली बात, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, लेकिन ये कथन गलत नहीं है, उसका स्वस्थ शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है, तो ये गलत कथन कभी भी नहीं हो सकता। तो ये देखिए गलत कथन यहाँ पर भी दे रखा, तो ये भी डायरेक्ट गलत हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में देखना है, सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, ठीक है, एक तो कथन ये है, और दूसरा सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। देखिए यहाँ पे जो इसके सिद्धांतों के अनुसार बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होता है सही। कौन सा, कि शारीरिक विकास महत्वपूर्ण क्यों है, विकास के जो अन्य पक्ष है वो इससे क्या है, अंतर संबंधित है। जब बालक का शारीरिक विकास होगा अच्छा, तो मानसिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा तो संवेगात्मक विकास है, सभी विकास है जो एक दूसरे से अंतर संबंधित है। विकास का सिद्धांत भी है कि विकास के सभी पहलू एक दूसरे से अंतर संबंधित है, यानी जुड़े हुए हैं, एक का विकास होगा तो दूसरे का भी प्रभावित होगा, ठीक है, चाहे वो नकारात्मक हो रहा होगा, शारीरिक विकास रूप से कमजोर है तो मानसिक रूप से भी वो कमजोर होगा, और शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा। तो विकास के सभी पहलू एक दूसरे से संबंधित है, अलग अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, देखिए वीडियो जरूर आप पूरा देखिए, हर एक क्वेश्चन से आपको सीखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और चैनल पे जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साइकोलॉजी से संबंधित सभी जो कक्षाएं आपको यहाँ पे मिलेगी, सीटेट, यूपीटेट, आरटेट से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, और सेल्फ क्रिएट जो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में नहीं आए और पूर्णतः ऑथेंटिक क्वेश्चन, वो आपको यहाँ पे जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो मानव विकास के देखिए सिद्धांत है, क्रमिकता की अभी मैंने बात की थी, एक क्रम जो बालक है, जैसे सबसे पहले बालक क्रम का अनुसरण करता है, जैसे पहले बालक है घुटनों के बल चलता है, उसके बाद में बालक खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, दौड़ना है, तो ये अनुक्रमिकता। सामान्य से विशिष्ट देखिए सबसे पहले बालक क्या है, अपने पूरे हाथ का प्रयोग करता है, कोई भी बोल या कोई भी वस्तु लेता है, लेकिन उसके बाद में वो क्या है, विशिष्ट उंगलियों का प्रयोग करने लगता है, ठीक है, तो ये सामान्य से विशिष्ट का भी सिद्धांत है। या अपन कह सकते हैं बालक का चलना एक सामान्य बात है, लेकिन विशिष्ट गुण दौड़ना वो बाद में सीखता है। निरंतरता विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, तो ये भी है, तो इसके अंतर्गत क्या हो गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ये इसका एक सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा को केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, अपन कह सकते हैं निःशक्त बच्चों को शिक्षित अवसर पर उपलब्ध कराना। विशेष विद्यालयों में, यहाँ पर मुक्त विद्यालयों में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, और नियमित विद्यालयों, तो जो नियमित रूप से जो विद्यालय उनमें इस अवसर को उपलब्ध कराने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है, सीखने के विषय में सही है। देखिए विशेषताओं की बात, और कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, सही है कथन।
सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया, देखिए ये तो क्या है, तीनों पक्ष है इसमें, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक। सीखने का संबंध किस किससे है, केवल एक से नहीं है, तीनों से है, ठीक है। और एक बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं किसी तरह का सीखना नहीं हो, क्यों, त्रुटियां क्या है, त्रुटियां सीखने का हिस्सा है। क्या है, त्रुटियां तो क्या है, सीखने का हिस्सा है। तो ये भी कथन तो सही, इस कथन कौन सा गया, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है। देखिए बालक जब संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्टि करने वाला, जो बालक को जब संतुष्टि होगी, जैसे प्रभाव का नियम आपने पढ़ा है थार्नडाई के जो सिद्धांतों में, कि बालक जिस कार्य को करने से उसको संतुष्टि मिलती है, बालक स्वतः उस कार्य को दोबारा पुनरावृत्ति करने को सोचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आपके सामने है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए आपके सामने उद्देश्य ये भी अपन मानेंगे इसमें से यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, ये भी इससे जुड़ा हुआ मानते हैं। शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना तथा उनकी उपलब्धि मापना, लेकिन यहाँ पे सबसे मुख्य की बात की है तो यहाँ पे देखिए ये होगा, सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना। मूल्यांकन का उद्देश्य है कि कमियों के कारणों को जानना और उनको दूर करना, और उपचार के माध्यम से ये कार्य होता है। और अंतिम क्वेश्चन है इसमें, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में, यानी बालक ने जो कुछ सीख लिया उसकी अपन पुनरावृत्ति और जो प्रत्यास्मरण है या पुनरावृत्ति है वो क्यों महत्वपूर्ण है। आपके सामने ऑप्शन है, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, ब पूर्व बातों को दोहराने का यह एक प्रभावशाली तरीका है, थर्ड है यहाँ पे, यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है, ठीक है। और फोर्थ है इसमें, यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए सुविधाजनक शुरुआत है। देखिए जो कुछ सीखा है, अब अगर हम उसको जोड़ते हुए अगर सीखेंगे, देखिए पूर्व जानकारी से जोड़ते हुए अगर हम उसको सीखेंगे, जैसे अपन कक्षा में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बालक को ये पूछते हैं कि इस बारे में आप पहले से क्या जानते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, बालक को आगे जो कुछ सिखाएंगे यानी ज्ञात से अज्ञात के आधार पर, ठीक है, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना, तो उससे बालक का जो सीखना है वो क्या होता है, समृद्ध होता है। तो ये दोस्तों आज के कंप्लीट हुए, और अपने जो चैनल है चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। धन्यवाद।